तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों बहुत सारे साथी का कमेंट आ रहा था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम सर पे आ गया है और वह उसके लिए प्रोटेस्ट भी चल रहा है। हमारे खान सर और बाकी रहमान सर भी है जो कि पटना में आप सभी लोग देख ही रहेंगे कि बेहोश हो रहे हैं, फिर भी विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। मतलब जो विद्यार्थियों के साथ होना चाहिए उसमें अहम योगदान दे रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चलते आ रही है उसके खिलाफ सभी लोग खड़े हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ जो है नॉर्मलाइजेशन के बात कीजिएगा तो उसके बाद जो है आपको आरपीएफ एसआई का भी एग्ज़ाम जो है वो होने वाला चल ही रहा है, कुछ का हुआ भी है और बाकी कुछ साथी का अभी तक बचा भी हुआ है। तो जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो से जुड़ जाए। और कल का जो वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आवाज़ की कुछ इशू हो गई थी इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो उसके लिए हम सभी को खेद है। फिर से आपको उसी उम्मीद और उसी जोश के साथ उपस्थित हो चुके हैं। और होमवर्क की बात कीजिएगा तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो एएलपी को एग्ज़ाम को देखते हुए जो है सिर्फ साइंस में ही चल रहा था, तो आज से फिर से निर्णय लिया गया है कि मतलब हर एक सेक्टर पर ध्यान दे के जब तक बीपीएससी का एग्ज़ाम ना हो जाता है 13 दिसंबर तक, तब तक आपको जो है इन सारे सेक्टरों से या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और उसके बाद करंट अफेयर का जो सीरीज चलते आ रहा है डेली वो चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर दिन की भांति आप लोगों से फिर से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि सभी लोग को इस वीडियो से लाभ मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं जो कि आज का करंट अफेयर हो जाएगा जो कि आज 7 दिसंबर है। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC कहाँ शुरू किया है। ये हैदराबाद में इसको स्टार्ट किया। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मूसी नदी के तट पर बसा है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो मोबाइल मैलवेयर हमलों के मामले में शीर्ष पर कौन सा देश आ गया है? तो ये भारत है। मोबाइल मैलवेयर में कौन आ गया है? भारत जो है पहले स्थान पर आ गया है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है निंगोल चकबा त्यौहार जो है ना ये कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन है छठ पूजा त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है? ये बिहार में मनाया जाता है। आगे बताइएगा कि दीपम 2.0 योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया। और एक और क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची जो है एंडीरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोड्यूरो 4.0 कहाँ स्टार्ट किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। ठीक है, 1987 में हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बफर स्टेट जो है ना यह किसको कहते हैं? बफर स्टेट जो होता है ना जो दो महान शक्तियों के बीच फंसा हुआ छोटा सा देश होता है उसी को क्या कहते हैं? बफर स्टेट कहते हैं। जैसे नेपाल हो गया तो नेपाल जो है ना भारत और चीन के बीच में फंसा हुआ एक छोटा सा देश है, उसको क्या कहते हैं? बफर स्टेट कहा जाता है। आगे बताइएगा हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ BRI सहयोग रूपरेखा पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो ये भाई नेपाल जो है हस्ताक्षर जो है वो कर दिया है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वेगा C रॉकेट से कोपरनिकस सेंटिनल 1C उपग्रह निकाला गया और इसको प्रक्षेपित जो है ना वह किस एजेंसी से किया गया है? तो ये आपको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से इसको जो है प्रक्षेपण जो है वो किया गया है। बात कीजिएगा प्रक्षेपण का तो चंद्रयान 3 को जो है भारत के द्वारा छोड़ा गया था और इसको किस यान से छोड़ा गया था? LV-M3M4 से छोड़ा गया था। ठीक है, आगे बताइएगा कि प्रोबा उपग्रह छोड़ा गया कुछ दिन पहले, प्रोबा उपग्रह, और ये किससे छोड़ा गया है? ये PSLV-C59 से छोड़ा गया है। PSLV-C59 से प्रोबा 3 को भेजा गया और एक PSLV-C58 से छोड़ा गया था। ये एक्सपोसेट को छोड़ा गया था। किसको छोड़ा गया था? एक्सपोसेट को छोड़ा गया था। और 57 पाइएगा तो PSLV-C57 को आदित्य L1 को छोड़ा गया था। 57 से आदित्य L1 को, PSLV-C58 से एक्सपोसेट को भेजा गया था और प्रोबा 3 को जो है PSLV-C59 से भेजा गया। और एक है SSLV-D3 इसको जो छोड़ा गया है आपको EOS-08 के लिए छोड़ा गया है। EOS-08 को छोड़ा गया है। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये अन्न चक्र ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अन्न चक्र। सार्वजनिक वितरण प्रणाली समझते हैं ना, जो कि जो फ्री में जो अनाज हाँ जो डीलर साहब होते हैं उनके लिए अन्न चक्र ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बताया क्वेश्चन है जो हाल ही में RBI द्वारा संशोधित GDP विकास पूर्वानुमान जो है वो कितना किया गया है? ये 6.6% जो वो GDP हिंदी में क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, इसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। और ये जो RBI के द्वारा एक रेपो रेट रखा जाता है तो रेपो रेट कितना रखा गया RBI के द्वारा? ये 6.5%, 6.5% जो है वो रेपो रेट है। और ब्याज दर जो है वो कितना है?
6.75%, यानी 6.75% जो है आरबीआई के द्वारा। तीनों को दर याद रखना है आरबीआई में। पहला आपको ब्याज दर होता है, तो ब्याज दर जो आरबीआई के द्वारा कितना रखा गया है 6.75%। एक होता है रेपो रेट, जो कि हाँ पहले रेपो रेट है, उसके रेपो रेट जो है वो कितना रखा गया है 6.5%। और रिवर्स रेपो रेट जो होता है उसको रखा गया है 3.35। रेपो रेट वो होता है जिसपे आरबीआई किसी भी बैंक को ऋण देती है, और जो ऋण लेती है रिटर्निंग में, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहता है। देने वाले के लिए 6.5% है, और लेने के लिए कितना परसेंट रखा गया है, ये 3.3% जो ये रखा गया है। चलिए कल यहाँ है ना, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो हाल ही में 6 दिसंबर को मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस जो है, ये किसके मतलब संबंधित है, किससे संबंधित है? ये भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। भीमराव अंबेडकर जो है, इनका जो है निधन जो हुआ था, कब हुआ था इनका निधन? 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को ही भीमराव अंबेडकर क्या हो गया था, निधन हो गया था। इनका निधन हुआ था, बाकी बहुत लोग का बर्थडे भी हुआ था उस दिन। बहुत सारे लोग का स्टेटस भी देखे, हैप्पी बर्थडे था, और कोई लोग भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण भी जो है वो मना रहे थे। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये मध्य प्रदेश के मऊ जिला में हुआ था। मध्य प्रदेश के मऊ जिला में। इनकी मृत्यु जो है वो दिल्ली में हुई थी। ये आपको 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। और भीमराव अंबेडकर ही जो है ना संविधान के प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। और ये संविधान के एक अनुच्छेद था 32, इसको क्या बोले थे? संविधान की आत्मा जो है, आत्मा जो है ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही बोला गया था। और भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिए थे? भाग लिए थे। इनके साथ एक और नेता थे, तेज बहादुर सप्रू, यानी टीपी सप्रू और भीमराव अंबेडकर दोनों जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ कब कब था ये? हाँ 1930, 1931, 1932। डेट बता सकते हैं? हाँ 12/7/17, 12/7/32 नहीं, 12/7/17, 12 नवंबर 1930, 7 दिसंबर 1931 और 12/7/17, 17 सितंबर। उसके बाद फिर 12/7/17 नवंबर सितंबर दिसंबर सितंबर नवंबर और सितंबर। ऊपर नीचा वाला नवंबर और बीच वाला सितंबर होता है। तो 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932, तीनों को जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें मात्र एक में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे गांधी जी। और वो गोलमेज सम्मेलन कौन था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो वो भाग लेने गए थे। और भाग लेने महात्मा गांधी जी किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना जहाज से गए थे। और वापस किससे आए थे? बेसेंटियाना से। बेसेंटियाना से गांधी जी क्या हुए थे? वापस जो आए थे। और गांधी जी को वहीं एक उपाधि दिया गया था जिनको अर्धनग्न फकीर कहा गया था। और फकीर कौन बोले थे? विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरिस। उस समय विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। 1939 से लेकर 1945 तक विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वो 1919 के टाइम, 1939 से लेकर 1945 तक जो है ना, ये आपको विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। ठीक ना? सही बोल रहे हैं सर? हम आपको सेशन बता रहे हैं, 1939 से लेकर 1945 तक रहे थे। इसमें नहीं आते हैं विंस्टन चर्चिल, नहीं आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपका ध्यान कहीं और है। बताइएगा भारत रत्न जो है इनको कब मिला था इनको? ये भीमराव अंबेडकर को 1990 में जो है भीमराव अंबेडकर को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर जहाँ पे इनको दफनाया गया है, उनको जगह का नाम क्या रखा गया है? क्षेत्रा भूमि जो है इनके जगह का नाम रखा गया है। बताइएगा भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति जो कि महाराष्ट्र में लातूर में, उसका नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ लातूर नहीं, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, जो कि लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। और ये भीमराव अंबेडकर की ऊंची प्रतिमा हो जाएगी। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ये नाइजीरिया। और इसकी राजधानी कहाँ पड़ती है? अबुजा। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ पड़ती है? अबुजा इसकी राजधानी पड़ती है। और वहाँ जो है इनको जो है सबसे ऊंचा पुरस्कार, मतलब जहाँ घूमने जाते हैं ना वहाँ का ऊंचा से ऊंचा पुरस्कार उठा के ले आते हैं। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली में लॉन्च किया है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ लॉन्च किया है? दिल्ली में। और नैनो की बात कीजिएगा तो एक नैनो में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹ सेंटीमीटर में चर्चा होगा तो -7 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, जो हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म है एक, जिसका नाम है बेब्स। क्या नाम है? बेब्स। और ये OTT प्लेटफॉर्म बेब्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
ये प्रसार भारती के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। बहुत अच्छा था। अब आगे बताइएगा कि हाल ही में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर जो है ना गो मांस, जिसको बीफ भी कहा जाता है, इसको खाने का प्रतिबंध जो है वो किस राज्य के द्वारा लगा दिया गया है? ये असम सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा क्या लगा दिया गया है? वहाँ प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया। मतलब सार्वजनिक स्थल हो या फिर आप जो है आप होटल हो, वहाँ जो है बीफ का उपयोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। आगे बताइए कि हाल ही में एक ऐसा देश का नाम बताना है जो कि खाद्य जनित बीमारी जिससे होता है उसको राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया है। तो ये आपको साउथ अफ्रीका देश है जो कि अगर खाने से अगर आपको बीमारी हो रही है तो उसको राष्ट्रीय आपात जो है वो घोषित कर दिया साउथ अफ्रीका। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है, क्या नाम है? सिरिल रामाफोसा, नहीं ना, सिरिल रामाफोसा यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 जो है किस तिथि को मनाया गया है? यह जो है 4 दिसंबर को जो है यह बनाया गया। और विश्व वन्यजीव संरक्षण कानून कब लाया गया था? 1972 में। वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 में जो यह लाया गया था। अगला क्वेश्चन बताया कि आईपीएल के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में, ये तो पता ही हुआ कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। और उनको कितना में खरीदा गया है? 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा गया है। और यह किस टीम ने इसको खरीदा है? राजस्थान के द्वारा खरीदा गया। और इस बार सबसे महंगे कौन खिलाड़ी बिके हैं? ऋषभ पंत। कितना में बिके हैं ये? 27 करोड़। कौन सा टीम इसको खरीदा है? लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट जो है इसको जो है वो खरीद चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अब जो करंट अफेयर का सीरीज था उसको खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो है जो कि होमवर्क दिया ही गया था उसी के माध्यम से जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसको ही पूछा जाएगा। और उसी के साथ साथ जो बाकी अदर फैक्ट जो बनने वाला, जो कि बीपीएससी जो कंबाइंड एग्जाम होने वाली और आरपीएफ एसआई दोनों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो अब ताबड़तोड़ एक्सप्रेस आपको देखने को मिलने वाला है। मैं सब आपको होमवर्क निकाल दे दीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए कि ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा कण गतिशील होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो गतिशील होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? नेगेटिव है। पूरा आवेश कूलम में बताना है कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। चलिए आगे बताइए कि दो चालक समान दिशा में अगर ले जा रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? देखिए यही ना फंसने वाली बात होती है। दो चालक है, अगर उस पर एक समान चालक आवेश है और वो एक समान दिशा में जा रहे हैं, दोनों को हमेशा क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। ये हमेशा अगर समान चालक है और समान दिशा में जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। बाकी समान वाला में हमेशा विकर्षण होता है। बाकी यही एक अपवाद है, वो क्या करते हैं? दोनों को आकर्षित जो है वो कर लेते हैं। इसलिए देखते हुए कि जो 11,000 जितना बड़ा बड़ा तार जाता है उस दोनों के बीच में जो समान दिशा में जाता है और समान धारा उसमें रहता है, इसलिए दोनों के बीच में टाना के लिए तार जो दे दिया जाता है ताकि वो हवा में या फिर अपने आप को आकर्षण करके दोनों आपस में चिपक न जाए। इसलिए दोनों के बीच टाइट करने के लिए बीच में जो तांबा का तार जो है जो आपको जो विद्युत रोधी तार होता है उसके बीच में जो है वो दे दिया जाता है। उसमें तो आगे लग जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है वोल्टीय सेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये एलिजांड्रो वोल्टा के द्वारा किया गया था। बताइएगा कि ओम के नियम जो है यह जो है विद्युत धारा और विभवांतर के बीच अगर खींचा गया आलेख खींचेंगे तो वो आलेख किस आकार में होगा? वो सरल रेखा में हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा कि विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो ये आकर्षण बल लगता है। विजातीय आवेश के बीच आकर्षण और सजातीय आवेश के बीच ये प्रतिकर्षण या विकर्षण बल लगता है। आगे बताइएगा कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की होती है। और अगर हर्ट्ज की बात कीजिएगा तो 50 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है। आगे बताइएगा कि अगर एक उष्मा का उत्पन्न के लिए एक परिमाण का फार्मूला दिया गया जिसमें H बराबर क्या होता है? I² RT जो है वो होता है। बताइएगा वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और आमीटर पूछेगा तो श्रेणी क्रम में। और विद्युत धारा को मापा किस में जाता है? आमीटर से मापा जाता है। और उपस्थिति चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। बताइएगा यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अगर 2 गुनी हो जाती है तो उसमें उत्पन्न उष्मा जो है क्या गुनी हो जाएगी? यही 4 गुनी। H बराबर I² RT पे बैठा सकते हैं। आगे बताइएगा किस खोज के बाद जो है किसकी खोज बाद में हुई थी और इसे एक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था? तो जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? ये जर्मेनियम हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ओम मीटर जो है ना किसका मात्रक हो जाएगा? प्रतिरोधकता का। किसका हो जाएगा? प्रतिरोधकता का। और ओम पूछेगा ना तो किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। आगे बताइएगा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है? 9.106 × 10⁻³ किलो हो जाएगा। आगे बताया कि V/I जो है ना किसका अनुपात कहलाता है? ये
प्रतिरोध का अनुपात कहलाता है। ओम के नियम के हिसाब से ये प्रतिरोध का अनुपात कहलाता है। आगे बताइएगा, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में रहती है? मुक्त अवस्था में रहती है, यानी फ्री अवस्था में रहती है। बताइएगा कि 1 वोल्ट को ही 1 जूल या कूलम्ब कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। आगे बताइएगा कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो है ना किस धातु पर होता है? ये ऋण जो है ये कैथोड पर होगा और जो है धन हो जाएगा तो ये एनोड पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग जो है ना वो किसको उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए जो वो किया जाता है। बताइएगा कि 1 2 3 अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 हो जाएगा। मतलब R1 + R2 + R3 बराबर कैपिटल R जो है इसके बराबर हो जाएगा। आगे बताइएगा ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? ये जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। बताइएगा कि पारा अर्धचालक है कि नहीं है? पारा अर्धचालक है कि नहीं है? ये अर्धचालक नहीं हो जाएगा। आगे बताइएगा ओम जो है किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध का हो जाएगा। और एम्पियर हो जाएगा तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। बताइएगा दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम से संबंधित है? ये तो कूलाम्ब के नियम से संबंधित है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को क्या कहा जाता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में। इसको आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेश। फिर से सुन लीजिए कि कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश। विद्युत आवेश। आपको ऑप्शन में धारा भी मिलेगा, कूलम्ब भी मिलेगा और आवेश भी मिलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आवेश हो जाएगा। आगे बताइएगा कि किरचॉफ का नियम जो है ना किस संरक्षण को सिद्धांत को फॉलो करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। बताइएगा कि प्रति सेकंड प्रवाहित 1 कूलम्ब आवेश को ही क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर कहा जाता है। यानी प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले 1 कूलम्ब आवेश को ही 1 एम्पियर जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बताया वाला क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ये वोल्ट ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि जो कूलम्ब के नियम में जो है ना के को क्या कहा जाता है? नियतांक, स्थिरांक या नियतांक इसी को कहा जाता है। बताइएगा कि 2 वस्तुओं को आपस में लाने पर इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और वो उस पर कौन सा मतलब त्याग करने का उस पर कौन सा साइन आ जाता है? पॉजिटिव साइन आ जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर कौन सा आवेश आता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि आवेशों के लिए धनात्मक और ऋणात्मक जो है ना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि जिस चालक पर एक चालक अतिचालक बन जाता है उसको कौन सा ताप कहते हैं? क्रांतिक ताप जो है वो कहा जाता है। बताइए विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम जो है ना किसका नियम हो जाएगा? तो ये जूल का नियम हो जाएगा। किसका नियम हो जाएगा? जूल का नियम हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कब कब काटती है? कभी नहीं काटती है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा जवाब। बताइए अगला क्वेश्चन है कि अगर लाभ 1 से प्लस हो, 1 के बराबर हो, 1 से कम हो तो वो किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। बताइए लाभ अगर 1 से कम हो रहा है तो वो किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? तीसरा हो जाएगा। और लाभ अगर 1 से अधिक हो रहा है तो ये दूसरे श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, खैनी काटने वाला मशीन देख सकते होंगे, देखे भी होंगे, वो किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? ये दूसरा श्रेणी का उत्तोलक होगा। नींबू निचोड़ने का मशीन भी देखे होंगे, ये भी दूसरा। सरौता भी होगा तो ये दूसरा जो है इसके उत्तोलक का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा एक पहिया वाला कूड़ा ढोने वाला मशीन भी ये दूसरा का जो है यह उदाहरण हो जाएगा। चिमटा जो होता है ये तीसरा। मनुष्य का हाथ हो जाएगा तो तीसरा। बताइएगा साइकिल का ब्रेक हो जाएगा तो ये पहला का हो जाएगा। ठीक है, हैंड पंप हो जाएगा तो ये पहला हो जाएगा। देखिए पहला वाला में क्या होता है, बीच में जो है ना वो आयाम रहता है, बाकी तरफ दोनों तरफ जो है वो दोनों तरफ मूविंग कर सकता है। दूसरे वाला में इत अपवाद में सरकारी पंप इसलिए ना। चलिए आगे बताइए कैंची किस में आएगा? ये पहला में। पिलास भी आएगा तो पहला में आ जाएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अभी केंद्रीय बल बराबर एक फार्मूला रखा गया F बराबर, उसका सूत्र क्या होता है? mv स्क्वायर बटे r होता है। और संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच एक संबंध रखा गया, उसका फार्मूला क्या होता है? ke बराबर p स्क्वायर बटे 2m होता है। और गतिज ऊर्जा वाला फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। और P बराबर क्या होता है? mgh। Pe बराबर mgh। और Pe और Ke को जोड़िएगा तो कौन सा ऊर्जा मिलता है? यांत्रिक ऊर्जा जो मिलता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है?
है? पहला नियम से मिलती है। बहुत अच्छा जवाब। और बल का व्यंजक पूछेगा तो दूसरे नियम से निकलता है। बताइएगा किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक बराबर सूत्र क्या होता है? F बराबर kx, F बराबर kx हो जाएगा। ठीक है, जहाँ k एक स्प्रिंग के बल का नियतांक हो जाएगा। जहाँ जहाँ k आएगा ना, k g सब जो है वो मतलब जो है नियतांक या स्थिरांक इसी को कहा जाता है। बताइएगा प्रथम नियम जो है ना दूसरे नियम का अंग है कि नहीं है? अंग है। बहुत अच्छा महेश बाबू। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस पर जो है उसका कुल संवेग जो है ना वो नियत रहता है। और इसी नियत संवेग को किसका संरक्षण नियम कहा गया है? ये संवेग के संरक्षण का नियम कहा गया है। उसका इसके लिए एक सूत्र भी दिया गया था, m1u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या होता है? m1 m1 v1 प्लस m2 v2। इसी को संवेग संरक्षण का नियम भी कहा गया है। मतलब अगर टक्कर से पहले और टक्कर की बाद का जो है वो वेग क्या होता है? समान होता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। चलिए आगे बताएगा न्यूटन के तीसरे नियम को किस और संरक्षण के सिद्धांत द्वारा समझ सकते हैं? वही रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से समझ सकते हैं। बताइएगा टक्कर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हम नाम बताते हैं, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ। ठीक है ना? तो इसमें आपको बताना है, उसमें एक होता है के ई स्मॉल ई होता है, जिसको प्रत्यास्था गुणांक भी कहा जाता है। और इसमें एक मान किसमें कितना कम होता है ये हम पूछना चाहते हैं। बताइएगा जो प्रत्यास्थ गुणांक स्मॉल ई का मान अगर 1 से कम हो रहा है तो वो कौन सा टक्कर होगा? वो प्रत्यास्थ टक्कर होगा। अगर स्मॉल ई का मान 1 से कम हो रहा है तो वो कौन सा टक्कर है? सॉरी, उसका मान अगर 1 हो रहा है ना तो वो क्या हो रहा है? प्रत्यास्थ टक्कर हो रहा है। और 1 से कम हो जाएगा तो अप्रत्यास्थ टक्कर हो जाएगा। और 1 का मान अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पूर्णतः अप्रत्यास्थ। फिर से सुन लिया, अगर 1 का मान 1 हो रहा है तो प्रत्यास्थ टक्कर, 1 से अगर कम हो रहा है तो वो हो जाएगा अप्रत्यास्थ। और ई का मान जो है 0 हो जाएगा तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा कि उत्तोलक जो है ना वो किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए फंस गए ना, आपको ऑप्शन में आर्किमिडीज भी दिया जाएगा। उत्तोलक हमेशा बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। और इसकी व्याख्या जो है ना आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था, इसलिए यह आर्किमिडीज के नियम को भी फॉलो करता है। लेकिन सिद्धांत की बात करेगा तो यह हमेशा बल आघूर्ण के सिद्धांत को, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर यह काम करता है। समझ रहे हैं ना? और अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर बल गुण्य आघूर्ण की एक भुजा, यानी बल आघूर्ण यही कहलाती है। और बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाएगा। और इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर ही हो जाएगा। आगे बताइएगा। हाँ चल रहा है सर, आप चिंतित ना होइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो संतुलन जो है ना वो कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी और उदासीन संतुलन जो है वो होते हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो कार्य फार्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन, यानी वर्क W बराबर FS cos थीटा। और महत्तम काम करने के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। और काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा जो फिजिक्स में दिया गया इसको खत्म कर दिया गया। आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसको जो है ना क्विक सिल्वर भी कहा जाता है? पारा को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो मोनाजाइट बालू में कौन पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ये थोरियम पाया जाता है। बहुत अच्छा। बताइएगा मोबाइल फोन में बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? धातु ग्रुप में, तो ये लिथियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि प्याज लहसुन में गंध जो है ये किसकी, सुन लीजिए, पोटेशियम और सल्फर दोनों क्लियर हो जाएगा। प्याज लहसुन में गंध किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये तो पोटेशियम के कारण क्या होता है? गंध इसकी उपस्थिति के कारण होता है। आगे बताइएगा मोती की रासायनिक संरचना जो होती है ना वो कैसी होती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट की तरह होती है। बताइएगा कि मानिक और एल्युमिनियम जो है ना किसके ये आपको एस्क हो जाएंगे? सॉरी, मानिक और नीलम ये किसके एस्क हो जाएंगे? एल्युमिनियम के एस्क हो जाएंगे। ठीक है। आगे बताइएगा कि ऑडियो और वीडियो टेप पर जो है ना किसका ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है? यही आयरन ऑक्साइड का जो है वो लेप जो है वो चढ़ा रहता है। बताइएगा लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना रहता है? 0। जिस प्रकार गुलाब जामुन में गुलाब कितना रहता है? 0। उसी प्रकार लेड पेंसिल में लेड कितना रहता है? 0 रहता है। ठीक है। आगे बताइएगा बोरेक्स का सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक है, Na2B4O7 × 7H2 होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग जो है ना यह शुष्क के रूप में होता है कि नहीं होता है? एकदम इसका उपयोग जो है शुष्क के रूप में होता है। बताइएगा कि परमाणविक घड़ी के रूप में, टाइम कीपर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सीजियम का उपयोग जो वो किया जाता है। बताइएगा उभयधर्मी ऑक्साइड एल्युमिनियम बना सकता है कि नहीं बना सकता है? एकदम बना सकता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में?
तो ये रेडियम का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब आते हैं अधातु स्टार्ट करते हैं। और अधातु जो है वो लुसेंट बुक के हिसाब से कितने अधातु तत्व होते हैं? 22 को होते हैं। 11 + 1 + 10, 11 को हो जाएगा आपको क्या? ठोस। 11 को गैस होगा। 11 को गैस होगा, एगो द्रव अवस्था में रहता है ब्रोमीन, और बाकी 10 को क्या रहता है? ठोस रहता है। तो टोटल 22 को है, इसमें 22 को दिए हुए 11 + 1 + 10 हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु रहती है, द्रव अवस्था में कौन सी अधातु रहती है? ब्रोमीन। और धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो हाइड्रोजन का उपयोग जो है ना गुब्बारा भरने में किस लिए किया जाता है? क्योंकि ये हल्की होती है, इसलिए इसका उपयोग जो है वो गुब्बारा में किया जाता है। बताइएगा, वनस्पति तेल को जमकर वनस्पति घी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का उपयोग जो है वो किया जाता है। और हाइड्रोजन बम बनाने में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। बताइएगा कि D2O को क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। इसका भार कितना होता है? 20 ग्राम होता है। बहुत अच्छा जवाब। इसको खोज किसके द्वारा किया गया था? यूरे और वासमैन के द्वारा किया गया था, 1932 में किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा कि साधारण जल के लगभग कितने भागों में 1 ग्राम जो है ना, 1 भाग जो है भारी जल होता है? तो ये आपको 7000 भागों में, अगर नॉर्मल जल लीजिएगा इसके 7000 भागों में 1 भाग क्या होता है? भारी जल जो है वो होता है। और भारी जल कितना डिग्री पर जमता है? 3.8 डिग्री पर क्या होता है? भारी जल जम जाता है। आगे बताइएगा कि न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा जो जल साबुन में आसानी से झाग उत्पन्न कर देता है वो कौन सा जल कहलाता है? वो मृदु जल हो जाएगा। आसानी से कर देगा तो मृदु जल, जो आसानी से नहीं करेगा वो कठोर जल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, अस्थायी और अस्थायी होती है। ठीक है, और जल की अगर कठोरता उबालने से दूर हो जाएगी तो वो कौन सी कठोरता हो जाएगी? अस्थायी। अगर उबालने पर भी दूर नहीं हो रहा है तो कैसी हो जाएगी? वो अस्थायी, मतलब कि परमानेंट कठोर है, उसको कितने उबालेगा वो उसका कठोरता दूर नहीं होने वाला। लेकिन जल में जो है ना सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से जो है ना दोनों प्रकार की कठोरता क्या होती है? सोडियम कार्बोनेट को ही क्या कहा जाता है? धोने वाला सोडा। मतलब धोने वाला सोडा अगर जल में मिलाकर उबाल रहे हैं तो जल में कितनों कठोरता होगी वो क्या हो जाएगी? दूर जो है वो हो जाएगी। बताएगा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए एक मुख्य विधि अपनाई जाती है, और मुख्य विधि का नाम क्या हो जाएगा? परम्यूटेड विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परम्यूटेड विधि हो जाएगा। आगे बताइएगा, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा क्लोराइड है, उसका नाम हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड से जो है ना इसका अस्थायी कठोरता को अच्छे तरीके से दूर किया जाता है। आगे बताइएगा कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए और बालों को ब्लीचिंग करने के लिए और लॉन्ड्री में जो है ना विरंजन के रूप में किसके परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में जो है ना ऑक्सीजन होती है, भूपटल पर कितना परसेंटेज में है ये 46.60 जो है भूपटल पर यह हो जाएगी। और ऑक्सीजन के भी कितने समस्थानिक होते हैं? 3 गो समस्थानिक जो है यह होती है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का एक अपरूप है जिसका कहते हैं ओजोन, और यह ओजोन का संकेत क्या होता है? O3 जो है वो ओजोन का क्या होता है? संकेत जो है वो होता है। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि लुसेंट का ही हो जाएगा, सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी, और इसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा जो गोल्जी का, इसमें जो होमवर्क दिया गया था उसी को पहले करा रहे हैं। बताइए गोल्जी का जो है ना इसकी खोज किस द्वारा किया गया था? कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। और कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के वैज्ञानिक हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलर किसे कहा गया है? ये गोल्जी इकाई को ही कहा गया। इसी को यातायात प्रबंधक भी आप बोल सकते हैं। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किस द्वारा किया गया था? यह डी डुवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज जो वो किया गया था। और लाइसोसोम जो है ना गोल्जी इकाई में होता है, इसका निर्माण किस विधि द्वारा कराया जाता है? तो ये संवेष्टन विधि द्वारा इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। और लाइसोसोम को ही जो है पाचन की थैली के अलावा कौन सी थैली कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। याद रखिए, इसी को सुसाइड बैग बोल सकते हैं, या एटम बम बोल सकते हैं, या इसी को पाचन की थैली भी बोला जाता है। कहीं सुसाइड बम न देके खोजते रहेगा, आत्महत्या नहीं मिल रहा है तो पाचन भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है ना? तो पाचन की थैली भी लाइसोसोम को ही कहा जाता है। और इसका निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? संवेष्टन विधि द्वारा किया जाता है। आगे बताइएगा कि स्तनधारियों के आरबीसी में जो है ना वो लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? यह नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आगे बताइएगा, लावक जो होते हैं ना यह केवल किस कोशिका में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। आपको ऑप्शन है पौधों में मिलेगा। ठीक है ना?
ऑप्शन में पादप के अलावा पौधों में मिलता है, ये याद रखिएगा। तो लवक हमेशा किस पौधों किस में पाए जाते हैं, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, हरित, वर्णी और अवर्णी लवक हो जाते हैं। तो हरित लवक को अंग्रेजी माध्यम में क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट को ही जो है ना कोशिका का क्या कहा जाता है, रसोई घर या किचन, कोशिका किचन किसे कहा जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट का ही इसी को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसको क्लोरोफिल या पर्ण हरित भी इसी को कहा जाता है। चलिए, इसमें बहुत है, क्लोरोफिल है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज भी है, तांबा भी है, कॉपर भी, सभी के कारण जो है ये उसमें पाया जाता है। आगे बताइएगा कि क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बताइएगा कि पत्तियों का रंग पीला जो होता है, ये किसके कारण होता है, ये जो है आपको कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई रंगहीन लवक है उसको किस श्रेणी में रखिएगा आप, अवर्णी लवक में रखेंगे। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, जो वर्णी लवक जो है वो कैसा होता है, रंगीन होता है। और आज कुछ इसका उदाहरण बताइएगा। जो टमाटर का जो होता है रंग लाल, ये किसके कारण, लाइकोपेन के कारण। गाजर में होगा तो कैरोटीन, और चुकंदर में होगा तो बीटानीन होता है। ठीक है ना, एगो बेटानीन होता है जो कट फट जाता है तो उसको लगाता भी है, बीटाडीन होता है। देखिए वो कमजोर है उम्र। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो केंद्रक आते हैं, केंद्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहा जाता है। केंद्र से क्या कहता है, ये वो केंद्रिका को सेंट्रॉइड कहा जाता है। और केंद्रक पूछेंगे तो न्यूक्लियस कहा जाता है। देखिए अंग्रेजी इसलिए बोल लेते हैं ताकि कहीं कहीं ऑप्शन में आपको जो है ना फंसाने के लिए जो है वो दोनों भी, इंग्लिश को भी देता है, हिंदी में भी देता है। खासकर बीपीएससी में जो है ना आपको एक से अधिक आंसर भी ले लेता है, तो याद रखिएगा इसको। केंद्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहा था। और केंद्रक का जो है ना सबसे पहले खोज किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो बताइए कोशिका विभाजन के समय जो है ना क्रोमेटिन शुक्र के एक छोटे और मोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। और इसी धागों को क्या कहा गया है, गुणसूत्र कहा गया है। क्या कहा गया है, गुणसूत्र जो है यह कहा गया है। और गुणसूत्र ही बोलिए या उसी को अंग्रेजी माध्यम में क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है, गुणसूत्र को ही कहा जाता है क्रोमोसोम। हम बोले गुणसूत्र, वो बोले क्रोमोसोम, उनको लगा कि हम गलत बोल दिए, लेकिन आप भी सही है और हम भी अपने जगह पर सही है। तो गुणसूत्र के कहा जाता है क्रोमोसोम कहा था। देखिए आपको हिंदी में भी गुणसूत्र देगा ऑप्शन में, और हिंदी में भी क्रोमोसोम लिख देगा। ठीक है ना, तो एक से अधिक आंसर इसका ले लेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, आगे बताइएगा क्वेश्चन है, जो मानव में कितना जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ी पाया जाता है। चिंपांजी में 24 जोड़ी पाया जाता है, और बंदर में 21 जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, प्रत्येक गुणसूत्र में एक जेली जैसा गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। और इंटर में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक चैप्टर भी पढ़ना है मैथ में। ठीक है ना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, लेकिन ये वाला मैट्रिक्स अलग है, वो वाला मैट्रिक्स अलग होता है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली जैसा एक समान गाढ़ा द्रव पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है कि गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, और जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गुणों और लक्षणों को क्या करते हैं, आगे की ओर ट्रांसफर जो है वो करते रहते हैं। यही जो ट्रांसफर होते रहता है ना, वही जीन जो है गुणसूत्र के हिसाब से क्या करता है, आगे ट्रांसफर जो है वो करते रहता है। आगे बताइएगा, चूंकि ये जीन जो है ना गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, इसलिए गुणसूत्र के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित होते हैं। इसलिए इस गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, इसलिए इस गुणसूत्र को वंशागति का वाहक कहा गया है। क्या कहा गया है, वंशागति का वाहक, क्योंकि ये अपने वंश को गति को क्या करता है, आगे की ओर बढ़ाता है, इसलिए इसको वंशागति का वाहक कहा गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है, जो गुणसूत्र के वंशागत का सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया था, तो ये सूटान और बोवेरी के द्वारा दिया गया था। सूटन और बोवेरी के द्वारा, जो कि तारकाई खोज किए थे, इसके द्वारा ही दिया गया था। सूटन और बेबोरी के द्वारा, बबोरी नहीं, बोवेरी के द्वारा दिया गया था। गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत जो है वो बोवेरी के द्वारा दिया गया था। क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वही ना बोले। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो अब जो है डीएनए में कितने प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं, सो बताइएगा। ये 4 प्रकार के उपस्थित रहते हैं, और इसमें पूछता है कि इनमें से कौन जो है ना उपस्थित नहीं है, सो भी याद रखिएगा। जो डीएनए में 4 प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसाइनिन, और उसके बाद आपको एडिनिन। ये 4 प्रकार के थाइमिन जो हमेशा क्या होता है, क्या कहते हैं, 4 प्रकार के क्षार जो है ये डीएनए में उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा, गुआनिन, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और
साइटोसाइनिन, ये क्षार होते हैं 4 प्रकार के। अब इसमें आपको ये पूछता है, इसमें जो है ना आवन पूछता है कभी कभी, तो ये आपको जो है ना ये एडिनिन और थाइमिन के बीच, ए और टी के बीच जो है ये हमेशा डबल बॉन्ड बनता है। और उसके बाद गुआनिन और उसके बाद जी और सी, तो गुआनिन और आपको साइटोसाइनिन भी बोलते हैं, इस दोनों के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी ए और टी के बीच डबल आवन बनता है। किसका आवन बनता है? ये हाइड्रोजन का आवन बनता है। हमेशा याद रखिएगा, आवन में कार्बन नहीं लगा देना, क्या होता है? ये हाइड्रोजन का आवन बनता है, यानी ए और टी के बीच डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड जो यह बनता है। बताइएगा डीएनए खोज किस द्वारा किया गया था? ये मिस्र के द्वारा किया, फ्रेडरिक मिस्र के, हाँ फ्रेडरिक मिस्र के द्वारा डीएनए खोज किया गया था। और डीएनए का जो है ना ये आपको संश्लेषण जो है ना ये हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। वाटसन और वाट द्विकेंद्रित मॉडल का संरचना जो है वो ये, हाँ द्विकेंद्रित हेरिक्स मॉडल जो है दिया गया था। अब जो है इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको इसमें दिया गया था खेल और कूद, जो कि नंबर 12 है, ओलंपिक में मसाल जगाना है, जो होमवर्क में दिया लिख लेते हैं। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत जो है ना वो ओलंपिया शहर में कब किया गया था? 776 ईसा पूर्व में किया गया, 776 ईसा पूर्व में किया गया था। चलिए आगे बढ़िएगा, यह खेल उसी वक्त से कितने साल के लिए चलता है? 4 सालों पर चलता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। हाँ 4 साल पर चलता है, मतलब 4 साल। ये अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी जो है ना आईओसी के अध्यक्ष कौन है? ये थॉमस बाक। ग्रेग बर्ग के लिए हट गए, वो आपको आईसीसी के थे, अब आ गए हैं आईओसी के, आ गए हैं वो, अब जैसा आ गए। अब आईओसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जो थॉमस बाक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है यह हुई थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक पूछेगा तो ये कब हुआ था? 1894, 23 जून 1894 में आपको ओलंपिक की शुरुआत जो किया गया था। उसके बाद पूछेगा भारतीय ओलंपिक की स्थापना कब की गई थी? ओलंपिक परिषद में 1924 में। भारतीय ओलंपिक परिषद 1924 में। फिर से सुन लीजिए, अगर प्राचीन ओलंपिक पूछेगा तो 776 ईसा पूर्व हो जाएगा। सिर्फ अगर पूछेगा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई? 1896। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक पूछेगा तो वैसे अब 1894। और भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। बहुत अच्छा जवाब। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सर जे टाटा। जे टाटा जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में महिला सदस्य जो बनी है वो कौन बनी है? नीता अंबानी। कौन बनी है? नीता अंबानी बनी। और पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने? अभी देवेंद्र झाझड़िया। नीता अंबानी नहीं, पैरा वाला विकलांग वाला होता है, वो कौन बने हैं? देवेंद्र झाझड़िया बने हैं। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह जो है 52 वर्ष के अंबानी के सदस्य के रूप में इनको चुना गया था। और वो 70 वर्ष तक जो है ना ये नीता अंबानी इसी से क्या रहेगी? जूरी रहेगी। मतलब 70 साल तक जो है वो इसी से जो है वो जूरी रहेगी नीता अंबानी। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ओलंपिक ध्वज जो हो जाएगा, इसमें ओलंपिक ध्वज का जो है इसमें जो है सिल्क से बना हुआ रहता है। इसमें कितने प्रकार के चक्रों को डिजाइन किया गया है? 5 प्रकार के चक्रों और 5 प्रकार के रंग पूछता है कि कौन सा रंग जो है ना किस महाद्वीप से संबंधित हो जाएगा। तो बताइएगा नीला रंग जो है ना वो किस महादेश को डिनोट करता है? नीला वाला जो यूरोप को डिनोट करता है, नीला वाला यूरोप को हो जाएगा। और लाल वाला पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये अमेरिका का हो जाएगा। काला वाला होगा तो अफ्रीका का हो जाएगा। और पीला वाला हो जाएगा तो एशिया। और हरियर वाला होगा ना तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। हरियर वाला ऑस्ट्रेलिया, नीला वाला यूरोप, लाल वाला अमेरिका, करिया वाला अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। और पीला वाला हो जाएगा तो अपन एशिया का हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि ओलंपिक की मसाल जो होता है, जो कि मसाल जलाया जाता है और उसमें ध्वजवाहक होते हैं और एक मसाल वाहक भी होते हैं। तो ये मसाल जो है ना इसमें आग लगाने का शुरुआत जो किया गया था ना, ये आपको एक ओलंपिया में ये हेरा नाम का मंदिर था और वहाँ सूर्य के किरणों से पहली बार आग लगाया गया था। हेरा नामक मंदिर पे भी याद रखिए, हेरा नाम के मंदिर के सामने सूर्य के किरणों से जो है ना ओलंपिक की मसालों क्या किया गया था? प्रज्वलित जो वो किया गया था। और ओलंपिक में कितने प्रकार के पदक का वर्णन किया गया? मुख्य रूप से 3 प्रकार का, स्वर्ण, रजत और कांस्य। स्वर्ण, रजत और कांस्य होता है। तो बताइएगा, इसमें परसेंटेज छोड़ देते हैं, इसमें बहुत अच्छा परसेंटेज दिए हुए हैं। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो सबसे पहले जो आपको ओलंपिक की स्टार्ट हुई थी, जो कि आधुनिक ओलंपिक हो जाएगा, ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? एथेंस, यूनान में हुआ था। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो है इसका मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? लुसाने। और ये लुसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन है इस बार जो ओलंपिक हुआ है 2024 में, ये कितने क्रम का हुआ है?
ये 33वें क्रम का हुआ। कैसे क्रम का? 33वें क्रम का हुआ। और उसमें भारत कितना पदक जीत के लाया है? 6 गो पदक लाया। 0 + 1 + 5, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 गो कांस्य, 5 गो कांस्य जो है वो जीत के लाया। कांस्य जो है किसका किसका मिश्रण होता है? ये तांबा और दस्ता, शीशा नहीं होगा, तांबा और दस्ता का मिश्रण होता है। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि 2024 वाला ओलंपिक जो है पेरिस में डिनोट किया गया था, 2028 वाला कब होगा, कहाँ होगा? ये लॉस एंजल्स अमेरिका में यह होगा 2028 वाला। और 2032 वाला कहाँ होगा? ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में जो यह होने वाला है। तो जो होमवर्क इसमें दिया गया था जो पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब आपको स्टार्ट किया जा रहा है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो कि बीपीएससी को देखते हुए स्टार्ट किया जा रहा है। कल से आपको नियमित रूप से होमवर्क भी मिल जाएगा। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का इसमें आपको भूगोल भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद पॉलिटी का भी कुछ सेक्शन आज कराया जाएगा। तो दिल थाम के बैठे रहिएगा और जो क्वेश्चन जानते हैं उसका सही सही जवाब देने का ही प्रयास कीजिएगा। तो बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कि अवध का जो है ना संस्थापक करने वाले, यह मुगलों से शोषण करने वाले कौन हो जाएंगे? ये शहादत खां हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं था, वो फिर से हिस्ट्री की दुनिया में एंट्री रख दिए हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन कि बंगाल के कौन हो जाएंगे? मुर्शीद कुली खां हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है हैदराबाद के हो जाएंगे वो चिनकिलीज खां और एक और हो जाएंगे निजामुल हक। चिनकिलीज खां या निजामुल हक हो जाएंगे। आगे बताइएगा भरतपुर के कौन हो जाएंगे? चूड़ामन और बदन सिंह। चूड़ामन और बदन सिंह हो जाएंगे। आगे बताइए कर्नाटक के कौन हो जाएंगे? सहादुल्ला खां, सदातुल्ला खां हो जाएंगे। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जहांदार शाह अपने शासन में किस वेश्या से हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया था? ये वही लाल परी, लाल बादशाह, लाल कुमारी। याद रखिए, लाल परी, लाल कुमारी और लाल बादशाह थे। ये लाल कुमारी नामक वेश्या को अपने हाथों में कामों में हस्तक्षेप करने का एंट्री जो है वो दे रखे थे। वेश्या से सभी लोग परिचित भी होंगे। महेश बाबू अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जहांदार शाह को कौन सा मूर्ख कहा गया है? लंपट मूर्ख बादशाह भी कहा गया है। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फर्रुखसियर जो है ना अपने शासन काल में एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। उसको क्या कहा गया? इसको जो है ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कौन घोषणा किया था? ये फर्रुखसियर के द्वारा जो वो किया गया था। फर्रुखसियर के घाव हो गया था, घृणित कारसियों कहा गया है, और घाव हो गया था जो जिससे कारण वो मरने वाला था। और यह जो है ना फर्रुखसियर के दरबार में जो है, इसका नाम था सर जॉन सुमरन के दरबार में आया था। उसके शासनकाल में पहुंचा था और यह जानलेवा घाव से पीड़ित था। और वह हैमिल्टन नामक डॉक्टर था। कौन था? हैमिल्टन नामक डॉक्टर था। उसको इलाज जो वो किया था, वो बीमार था, वो चेतक था, उसका घाव जो है उसको हो गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह। जहांदार शाह नहीं, मोहम्मद शाह हो जाएगा। ठीक है। और मोहम्मद शाह को कौन सा बादशाह कहा गया है? रंगीला बादशाह। और यही रंगीला बादशाह इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसको जो है स्त्रियों के प्रति रुझान जो है वो अधिक था। और ये 7 दिन 7 रंग के ड्रेस पहन के अपना दरबार में खतरनाक एंट्री मारता था, मारता था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि बहुत अच्छा। आगे बताइएगा कि बहादुर शाह जफर जो है ना किसका अंतिम मुगल सम्राट हो जाएगा? तो मुगल का अंतिम सम्राट हो जाएगा। उल्टा हो गया। बताइए अगला क्वेश्चन है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो है ना वो 1605 में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में की थी। डच के द्वारा कहाँ किया गया था? मसूलीपट्टनम में। और दूसरा जो किया गया था व्यापारिक कोठी, ये कहाँ किया गया था? ये पुलिकट में किया गया था। दूसरा वाला कहाँ? डच वाला कहाँ किया गया था? ये पुलिकट में किया गया था। देखिए डच ईस्ट इंडिया का अपने 1632 में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किए थे? पटना में स्थापित जो वो किए थे। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन हो जाएगा। चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ना यह कब से कब तक हुआ था? 1746 से लेकर 1748 तक हुआ था। चलिए आगे बताइए बंगाल के नवाब में बताइएगा सबसे पहले बंगाल के नवाब कौन बने थे? मुर्शीद कुली खां बने थे। ठीक है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? मद्रास की संधि। किसके तहत? मद्रास की तहत संधि के तहत खत्म किया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर हो जाएगा तो मंगलोर के तहत। और तीसरी आंग्ल श्रीरंगपट्टनम जो हुआ था। इसी के बाद जो है किसकी मृत्यु हो गई थी? चौथा में इसकी मृत्यु हुई थी, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर के और उस समय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि सिखों के 5वें गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। ठीक। और यही जो है सिखों के आदि ग्रंथ की रचना जो है इन्हीं के द्वारा जो वो किया गया था। आगे बताइएगा
कि गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के समय जो है ना किस साहब का निर्माण करवाया था? हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बताइएगा, खुसरो की सहायता करने के कारण किसको मरवा दिया गया था? यही गुरु अर्जुन को जो है मरवा दिया गया था। खुसरो की सहायता करने के कारण कौन मार दिया था इसको? जहांगीर औरंगजेब जो है गुरु तेग बहादुर को फांसी पर लटका दिया था। ये जहांगीर जो है ना इनको मरवा दिया था, खुसरो को सहायता करने का इसको जो मरवा दिया था। आगे बताइएगा कि सिखों के छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरगोविंद सिंह हो जाएंगे। आगे बताइएगा, ये हरगोविंद सिंह जो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि जो है तलवार, ये 2 तलवारों को गद्दी पर बांध के बैठने की जो है वो स्टार्टिंग किए थे और दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। बताइएगा सिखों के 8वें गुरु कौन हो जाएंगे? हरकिशन हो जाएंगे। ठीक है ना। इनकी मृत्यु किससे हो गई थी? इनकी ही मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। चेचक किससे होता है? वायरस से होने वाला एक प्रकार का रोग है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो सिखों के 9वें गुरु कौन थे जिनका तेग बहादुर थे, और यही जो इस्लाम धर्म नहीं कबूल किए थे, इसके कारण को जो है गुरुद्वारा के निकट, शीशगंज गुरुद्वारा के निकट क्या कर दिया गया था? मरवा दिया गया था। और इनको मरवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? औरंगजेब को दिया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। आगे बताइएगा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन बने थे? गुरु गोविंद सिंह बने थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में। वहां गलती बोला था, 1666 हम देख रहे थे। 1666 कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सब तुम्हारे नजर रहता है, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जो थे ना वो जफरनामा किस भाषा में लिखे थे? फारसी भाषा में लिखे थे। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि इनके 2 पुत्र का नाम क्या था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। और इन्हीं को दीवाल में दिल्ला नहीं जिंदा कौन चुनवा दिया था? वजीर खां। कौन चुनवा दिया था? वजीर खां। और यही फतेह सिंह और जोरावर सिंह के शहादत के दिन जो है वीर बाल दिवस जो है मोदी जी के द्वारा जो है 26 दिसंबर को मनाना का स्टार्ट 2023 से किया गया है। वीर बाल दिवस जो कि शहादत दिवस है, जो कि बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह हो जाएगा। बाबा उसमें मतलब इनका टाइटल था ये। आगे बताइए, क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना जो है ना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किस दिन किया गया था? बैसाखी के दिन में किया गया था। और ये कब किया गया था? 1699 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक गुरु कौन था, जिसको धार्मिक ग्रंथ कौन था जिसको जो है गुरुवाणी और सिख संप्रदाय के गुरु के रूप में काम करने के लिए बोल दिया गया था? यही आपको जो है आदि ग्रंथ जो है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? यही अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया था। इसी के जो है द्वारा, जो कि अब जो उसके बाद सिखों के 10वें गुरु जो हो गए थे, कौन थे सिखों के 10वें गुरु? गुरु गोविंद सिंह। उन्हीं के द्वारा बोल दिया गया था कि अब सिखों में कोई गुरु 10 के बाद जो है नहीं बनेगा। अब जो भी कामकाज होगा यही आदि ग्रंथ के हिसाब से जो है इसी को किया जाएगा। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बंदा बहादुर नाम का एक व्यक्ति था, जो कि जो है इनके बचपन का नाम क्या था? बंदा बहादुर का लक्ष्मण दास। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण दास हो जाएगा। और महेश दास किसका बचपन का नाम था? ये वास्तविक नाम महेश दास जो है ये बीरबल का नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बंदा ने सरहिंद के मुगल किसकी हत्या कर दी थी? वजीर खां की। वही वजीर खां की हत्या किसके द्वारा कर दिया गया था? बंदा बहादुर के द्वारा जो वो कर दिया गया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि कतलगढ़ी जो है ना वो सहदरा के समीप जो है विख्यात है, जहां पर जो है ना बंदा बहादुर जो है ना किसकी हत्या कर दिए थे? बहुत सारे मुगल सैनिकों को क्या कर दिए थे? मौत के घाट जो है वो उतार दिए थे। इसलिए इस जगह को क्या नाम रखा गया है? कतलगढ़ी नाम जो है वो रखा गया है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि बंदा के मृत्यु के बाद जो है ना सिख धर्म जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सुक्रचिया मिसल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। और सुक्रचिया मिसल जो है ना इसमें जो है इसके मुखिया किसको बनाया गया था? तो ये महासिंह को इसको क्या बनाया गया था? मुखिया बनाया गया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो रणजीत सिंह की मृत्यु जो है ना यह 7 जून कब हुई थी? 1839। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे बताइएगा, लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में हुई थी। और भैरवाल की संधि कब हुई थी? 1800। लाहौर और भैरवाल की संधि 1846 में हुई थी। और इसी में राजा दलीप सिंह को जो अंग्रेजों के संरक्षण में छोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब आते हैं रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल पे आते थे। बताइएगा, रॉबर्ट क्लाइव का सेशन जो है 2 बार रहा था, 1757 से लेकर 1760 तक, और दोबारा फिर एंट्री मारे थे। उसके बाद जो ये 65 से लेकर 1757 से 60 3 साल के लिए फिर आए थे। उसके बाद 2 साल के लिए 65 से 67 के लिए आए थे। और ये रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बंगाल में 2 शासन का जनक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव का। अब साइंस नहीं है गुरुजी, अब हिस्ट्री में आ गया है, जो कि पहले से रटा है, उसी को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं।
बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन बताइए कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ना यह समस्त क्षेत्र को कितने उप दीवान में बांट दिया था। तो 2 उप दीवान में इसको जो है बांट दिया था, ठीक है ना। इसमें जो है बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को नेतृत्व किया था और ठीक है, अब बिहार में आते हैं। अब जो है बिहार के लिए राजा सिताब राय को जो वो नियुक्त किया था। बिहार के लिए किसको किया था? सिताब राय को। और बंगाल के लिए जो है राजा खां को। बंगाल में मुस्लिम जात है इसलिए वहाँ उनको नियुक्त किया था राजा खां को, और बिहार में जो सिताब राय को जो वो नियुक्त किया था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अब बताइएगा कि 1773 में एक एक्ट आया था, उसको कौन सा एक्ट कहा गया है? रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक ना। और इसके हिसाब से बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था? अंग्रेज बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बहुत अच्छा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं वारेन हेस्टिंग में। और वारेन हेस्टिंग का शासन कब से कब तक था? 1774 से लेकर 1785 तक रहा था। और यही इसी के शासनकाल में जो है ना यह राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा कहाँ ले गया था? वो राजधानी नहीं है सर, ये कोषागार है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर नहीं, वो बंगाल के नवाब ढुलाते थे उसमें। अब जो है ये वारेन हेस्टिंग का शासनकाल है और ये मुर्शिदाबाद से कोलकाता ले गया था। कहाँ ले गया था? कोलकाता ले गया था। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1776 में जो है मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो है ना वह किसके द्वारा किया गया था? यह जो है एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के द्वारा इसके नाम से किया गया था। और इसी में जो है ना विलियम विल्किंस के द्वारा 1785 में जाते जाते जो है इसी को अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था उसका भगवत गीता का। भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद कौन करवाया था? ये विलियम विल्किंस। और शासनकाल पूछेगा तो किसका हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हो जाएगा। आगे बताइएगा 85 में इसको अनुवाद करवाया था। आगे बताइएगा कि प्रथम मदरसा बोर्ड का जो स्थापना करवाया गया था मुस्लिम शिक्षा के लिए कब किया था? यह 1781 में मदरसा के लिए। और करने वाले भी कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग खुद अपने हाथों से इसको जो है शुभारंभ किया था। मदरसा बोर्ड 1781 में किया था। उसके बाद जो है 1782 में एक साल बाद जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। और उसी जोनाथन डंकन जो है यह बनारस में संस्कृत विद्या का जो स्टार्ट किए थे, संस्कृत विद्यालय को स्टार्ट किए थे। उसके बाद ठीक 2 साल के बाद 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। 3 गो फिर सुन लीजिए। 81 में मदरसा कॉलेज की स्थापना की गई थी। 82 में संस्कृत वाला हो गया था जो कि जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। 1784 में जो है ये सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो वो की गई थी। सब बहुत पूछता है इसलिए सब पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इस मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख को पेंशन जो है ना किसके द्वारा बंद करवा दिया था? यही वारेन हेस्टिंग जो है 26 लाख का पेंशन जो है जो कि उसको जो है वो बंद करवा दिया था। आगे बताइएगा बंगाल गजट जो है किसके शासनकाल में प्रकाशित हुआ था? यही जेम्स हिक्की के स्टार्टिंग करवाया था। शासनकाल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग, क्योंकि इसका शासनकाल है 74 से 85। और यही जो है वारेन हेस्टिंग जो है इसी के काल में स्टार्ट हुआ था जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा द बंगाल गजट। और इसका प्रकाशन स्थल कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता। कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सर जॉन सोर जो है ना यह कौन सी नीति अपनाए थे? तो हस्तक्षेप की नीति जो इन्हीं के द्वारा अपनाया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि संगोली की संधि जो है किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और गोरखा के बीच हुई थी। अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुई थी। और इसी को आंग्ल नेपाल युद्ध भी कहा गया, क्योंकि यह भारत और नेपाल के बीच फंसा है, इसलिए अंग्रेज और उसमें अंग्रेज कहाँ थे? आंग्ल वाला हो जाएंगे, इसलिए अंग्रेज और नेपाल के बीच हुई थी। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था यह कब से कब तक लड़ा गया था? 2 साल भी चला था। 1824 से लेकर 1826 तक हुआ था। बताइएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। बताइएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से किसके द्वारा जो है ये सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर दिया था। कब कर दिया था? 1829 में कर दिया था। बताइएगा अकबर और मराठा जो है ना ये पेशवाओं पर जो है जितने भी सती प्रथा रोकने का प्रयास किए थे कि नहीं किए थे? इसके द्वारा भी किया गया था। सिर्फ रोकने का प्रयास किए थे, लेकिन राजा राम मोहन राय जो है ये पूरे रूप से क्या कर दिए? इसको प्रतिबंध जो है वो कर दिया गया था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा का समापन किसके सहयोग से किया गया था? तो कर्नल स्लीमन के सहयोग से किया गया था। और ये 1830 में किया गया था। और ये ठग जो लोग थे, ठग लोग कौन सी देवी का पूजा करते थे? ये काली देवी नहीं, काली देवी की जो पूजा करते थे। ठगी प्रथा वाले लोग ठग लोग जो थे, मतलब पूछता है कि ठगी प्रथा किसके सहयोग से किया गया था खत्म? तो ये कर्नल स्लीमैन के सहयोग से खत्म किया गया था। और जो है सती प्रथा पूछेगा तो ये राजा राम मोहन राय, इसी को ट्रिपल आर भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अब जो 1829 में जो है राजा राम मोहन राय जो खत्म किए थे
इसके लिए एक धारा निकाले थे और उस धारा का नाम क्या हो जाएगा, धारा 17। धारा 17 के तहत जो सती प्रथा क्या कर दिया गया था, खत्म जो है कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन तो ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पायनियर अखबार जो है ना, इसका समर्थन जो है ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किया था कि नहीं किया था? यह बहुत अच्छे तरीके से किया था। एकमात्र अखबार वही था, पायनियर अखबार 1878 में इसको जो समर्थन किया था। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब स्टार्ट किया गया था? 1872 में। किसके काल में स्टार्ट किया गया था? ये मेयो के काल में किया गया था। नियमित पूछेगा तो 1881, और इसमें पूछेगा तो किसके काल में हो गया था? ये रिपन के काल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के काल में स्टार्टिंग जो है नियमित जनगणना स्टार्ट होना चाहिए। उसी बात जो है उसी के समय 10 वर्षीय जनगणना जो है वो स्टार्ट जो हो गई थी। आगे बताइए क्वेश्चन है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासन काल में आया था? रिपन के शासन काल में आया था। इसी में जो है ना 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम करने के लिए प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया था। और उसमें जो एक और बताया गया था कि 7 वर्ष से कम काम नहीं करेगा और 7 से 12 जो रहेगा वो 9 घंटा से अधिक जो है वो काम नहीं कर सकता है। और उसी के बीच जो है ना, इसी में जो है चाय, कॉफी और नील की खेती जो है ना वो लागू नहीं किया गया था। इसी के अधिनियम के तहत जो यानी लॉर्ड रिपन प्रथम कारखाना अधिनियम के तहत जो इसको लागू जो है वो नहीं किया गया था। याद रखिएगा, चाय, कॉफी और नील तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसके बाद आया था डफरिन। बताइएगा डफरिन का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 1884 से लेकर 1888 तक रहता है। और डफरिन के काल में किसकी स्थापना की गई थी? कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कांग्रेस का जो है ना गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। इसी के सेशन में बहुत बड़ा काम हुआ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन, इरविन का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 1926 से लेके 31 तक। अधिकांश 5 साल तक रहता है। कोनो ऐसा 2 साल, कोनो 4 साल रहता है, ठीक ना। मुख्य रूप से 5 साल का रहता है ये। आगे बताया कि 1857 की क्रांति जो डेट सहित कब स्टार्ट किया गया था? 10 मई 1857। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्टार्ट हुआ था। बताइएगा मंगल पांडे को जो फांसी कब दे दिया गया था? ये 8 अप्रैल 1857 में। उस क्वेश्चन को नहीं भूल सकते, बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। और मंगल पांडे का संबंध किस बटालियन से था? 34वीं BNI। कौन से था? 34वीं BNI से इसका संबंध हो जाएगा, मंगल पांडे का संबंध हो जाएगा। बताइएगा मंगल पांडे थे, एगो मनीष पांडे जो भारतीय टीम में नहीं है अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मंगल पांडे जो थे ना, यह जो है किसको जो है ना मतलब चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खींचने से मना कर दिए थे। और इसमें किसकी चर्बी मिले होने की आशंका थी? गाय और शुगर की आशंका हो जाएगी। बताइएगा मंगल पांडे चढ़ने से पहले क्या हल्ला कर गए थे? हल्ला बोल। मारो फिरंगी को नहीं बोले थे, हल्ला बोल का वो भी बोले थे, लेकिन हल्ला बोल चढ़ने से पहले, कहाँ पे चढ़ने से पहले? आप सोच रहे होंगे कि अलग चढ़ने से पहले, फांसी पर चढ़ने से पहले जो है वो हल्ला बोल के जो चढ़ गए थे। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1857 क्रांति को इकट्ठा करने के लिए कौन सा कमीशन लाया गया था? पील कमीशन। कौन कमीशन लाया गया था? पील कमीशन। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1857 क्रांति जो है ना, यह किस कारण असफल हो गया था? तो यह जो है आपसी मतभेद के कारण क्या हो गया था? असफल जो है यह हो गया था। आगे बताइएगा कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। 1857 क्रांति, यह बात कौन बोले थे? TR होम्स के द्वारा बोला गया था। और यह राष्ट्रीय विद्रोह, यह बात कौन बोले थे? डिजरेली। ऐसे में पूर्णतः लग जाएगा तो लॉरेंस और सीले। पूर्णतः जखनी लगेगा लॉरेंस और सीले, यानी पूर्णतः सिपाही विद्रोह है तो कौन हो जाएंगे? लॉरेंस और सीले। और सिर्फ सिपाही विद्रोह है तो डिजरेली के द्वारा बोला गया था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, यह बात कौन बोले थे? BD सावरकर हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब बताइए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार, अवध और उन स्थानों पर जो है ना कुछ जातियों को जो है वो लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया था। लड़ाकू जाति में आते हैं जो कि गैर, इसमें सुन लीजिएगा, इसमें जो है ना गैर लड़ाकू घोषित किया गया था। इसमें जो है लड़ाकू जाति में आपको हो जाएंगे अंग्रेज, सिख, गोरकार, पठान जो यह हो जाएंगे, जो कि दबाने में अंग्रेजों को क्या किए थे? मदद किए थे। कौन दबाने में? 1857 के विद्रोह को दबाने में मदद किए थे। ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था, भारतीय सेना को उस समय ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त होता था, वो कौन होता था? सूबेदार, जो कि अभी के मेजर और लेफ्टिनेंट के बराबर होता है, सूबेदार। लेकिन अब सूबेदार कोई जो है वो नहीं है। पहले अब बनिएगा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ACP, उसके बाद बनते नायक, और नायक के बाद सूबेदार बनिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर जो थे, इनका सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां। कौन हो जाएगा? बख्त खां। पूछेगा 1857 क्रांति का सैन्य नेतृत्व कौन करे थे दिल्ली से? तो बख्त खां। आपको ऑप्शन में बहादुर शाह जफर ही मिलेंगे, लेकिन क्या होगा इसका सही जवाब? बख्त खां हो जाएंगे। बताएगा नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? बंधु पंत।
रामचंद्र पांडुरंग नहीं, धोंधु पंत हो जाएंगे। और रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम हो जाएगा? तात्या टोपे का। किसका नाम हो जाएगा? तात्या टोपे का। नाना साहब का धोंधु पंत और रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का नाम हो जाएगा। बताएगा मोहम्मदी खातून किसका नाम हो जाएगा? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल का नाम मोहम्मदी खातून। और एक महक परी के नाम से भी ये यही महक परी के नाम से जो है ना वो स्टार्ट किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है वो इत्र से गुलाब से इत्र निकालते थे, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन बताइए। खान अब्दुल गफ्फार खां कहाँ से लड़ रहे थे? बरेली से लड़ रहे थे। कहाँ से लड़ रहे थे? बरेली से लड़ रहे थे। और फतेहपुर से कौन लड़ रहे थे? सलीमुल्लाह ना, अजीमुल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला और फैजाबाद से अहमदुल्लाह। फैजाबाद से अहमदुल्लाह जो है वो लड़ रहे थे। करंट दिए मैं साहब। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बेगम हजरत महल का मृत्यु जो है ना वो कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। 1879 में इनका मृत्यु हो गया था। उनको जो है ना जामा मस्जिद में ही दफना दिया गया था जो काठमांडू में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति में जो है ना यह रामचंद्र पांडुरंग यानी तात्या टोपे को कौन मरवा दिया था धोखा देके? तो वही उन्हीं का दोस्त था जो कि मान सिंह नाम हो जाएगा। मान सिंह धोखा दे दिया था जो कि सिंधिया के सामंत थे। सिंधिया के सामंत थे और अंग्रेजों का सबसे अधिक मदद भी कौन किए थे? यही सिंधिया राजवंश जो है सबसे अधिक मदद भी किए थे। और सिंधिया के राजा मान सिंह जो है मतलब मान सिंह के द्वारा धोखाधड़ी के कारण तात्या टोपे क्या हो गई थी? मृत्यु जो हो गई थी। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? 1905 में नहीं घोषणा, ठीक है। ये आपको 19 या 20 जुलाई को घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर दोनों देता है। 19 या 20 दोनों देता है। 19 या 20 जुलाई 1905 में घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? पूरे बंगाल में लागू कर दिया गया था बंगाल विभाजन। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको हो जाएगा करंट अफेयर जो कि फरवरी स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले जनवरी भी खत्म कर दिया गया है। बताइएगा जो भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? 2024 में गुजरात में स्टार्ट किया गया। ठीक है, बताइएगा कि 2024 में जो है ना ओलेग कोनेको जो है ये स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने वाले व्यक्ति बन गए। और कहाँ के हैं ये रशियन हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि किस देश के वैज्ञानिक ने साइप्रस के पास जल के नीचे घाटी एरोटोस्थेनिस का पता लगाया है? यह इजराइल लगाया है। कौन लगाया है? इजराइल। और एडीबी का 69वां देश भी कौन बन गया है? इजराइल ही बन गया है। चलिए बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दे दी है? तो ये असम। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और कल ही असम के सरकार क्या कर दिए हैं कि बीफ पर जो है खाना क्या कर दिए हैं वो प्रतिबंध जो है वो कर दिया। एकदम ठकाठक मारते रहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ स्टार्ट किया गया है? कर्नाटक में। और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत हो जाएंगे। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी अंडर 19 मेंस वाला जो क्रिकेट विश्व कप कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया। पुरुष वाला भी कौन जीत लिया है? इनने वाला सियान वाला में ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति को लागू कर दिया है? ये उत्तर प्रदेश है। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है? ये उत्तर प्रदेश दिए हुए हैं। आगे बताइएगा कि केवीपी नामबियर पुरस्कार किसको दिया गया है? ये एस सोमनाथ को दिया गया। और एस सोमनाथ वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं? इसरो के अध्यक्ष हैं। कैमे क्रम के हैं? 10वें क्रम के अध्यक्ष होंगे। बताइएगा कि 2024 में 12 फरवरी को वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। उनका नाम हो जाएगा पथुम निशंका। और ये कहाँ के निशंका है? श्रीलंका के हो जाएंगे। आगे बताइएगा किस देश ने मौत की सजा के 8 जो है ना 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? तो ये कतर। पहले सजाए मौत दिया गया था, उसके बाद पैरवी भी लगा के उसको जो है क्या कर दिया गया? सजा को माफ कर दिया गया। आगे बताइएगा कि एआई पावर्ड सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार कौन सा देश जीता है? तो ये भारत जीत चुका है। भारत की राजधानी कहाँ है? पटना। भारत की राजधानी कहाँ पड़ेगा? ये नई दिल्ली पड़ता है। चलिए बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये देहरादून में किया है, उत्तराखंड के देहरादून में। और जनरल बिपिन रावत पहले कौन थे? सीडीएस। और वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान हो जाएंगे। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितना रुपया दिया जाता है? 15 लाख हो गया। पहले 10 लाख था, कितना हो गया? 15 लाख मिलने लगा। आगे बताइए किस राज्य ने स्वयं योजना स्टार्ट किया है? उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट किया गया। सुभद्रा योजना भी उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट किया गया। बताइएगा
कि काजी नेमू को जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? असम को दिया गया है। बहुत अच्छा लगा। आगे बताइएगा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितना यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा? 300 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, बताइए एक राज्य एक राष्ट्र चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव कौन पेश कर दिया है? तमिलनाडु। बंगाल नहीं, तमिलनाडु। मतलब एक राष्ट्र में एक चुनाव नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ प्रस्ताव कौन पेश किया है? तमिलनाडु पेश कर दिया। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना स्टार्ट किया है? तो ये हरियाणा जो है वो स्टार्ट कर दिया है। कौन किया है? हरियाणा कर दिया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? दुबई। और दुबई कहाँ पड़ता है? यूएई में पड़ता है। एशिया में यूएई पड़ता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया। बताइएगा राजकोट स्टेडियम किसके नाम पर रखा गया अब? निरंजन साहब। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सौराष्ट्र नहीं, गुजरात में पड़ता है। ये सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है किस नए ग्रह किसने एक नए ग्रह, इस ग्रह का नाम मिलेगा सुपर अर्थ, इसका खोज द्वारा किया गया है? ये नासा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नासा के द्वारा किया गया। बताइएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव आपके द्वार पहल को स्टार्ट किया है? तो ये एचपी के द्वारा किया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? हाँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और जो है ना इंदिरा बहना अम्मा सुख योजना भी स्टार्ट किया गया है, ये एचपी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा कि किस राज्य ने पहले प्रदर्शित नहीं है। आगे बताइएगा जो 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ किया गया है? हैदराबाद में जो है स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 16 फरवरी 2024 को किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीत गया है? तो ये साउथ इंडियन बैंक जो है वो जीत चुका है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरुआत की है? ये राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री के द्वारा शुरू की गई है, राजनाथ सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया। बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान योजना स्टार्ट किया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। बताइए राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अंडर वाटर कलकत्ता। वाटर मेट्रो पूछेगा तो कोच्चि। हाँ ठीक है, केरल कोच्चि की जगह। बताइएगा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार किस द्वारा जीता गया है? यतिन भास्कर के द्वारा जीता गया है। बहुत अच्छा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 29 फरवरी 2024 को श्री साद अहमद बराइच भारत के किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो ये पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। बताइएगा अभी लोकपाल कौन बन गए हैं देश के नए? अजय मानिक राव खानविलकर जो है वो भारत के लोकपाल जो है वो बन गए हैं। बताइएगा 5 करोड़, क्या करोड़? 5 करोड़। 5 करोड़ में क्या उचित होगा? ठीक है, 639। देखिए 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये उत्तर प्रदेश बन गया। और उत्तर प्रदेश की बात कीजिएगा तो ये आयुष्मान कार्ड शुरुआत कहाँ से किया गया था? झारखंड नहीं है ना, झारखंड से स्टार्ट जो वो किया गया था। देखा चारकूट त्योहार कहाँ मनाया गया है? मिजोरम में जो वो मनाया गया। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 2024 में दुनिया की जो है ना, दुनिया की 2024 में दुनिया की सबसे ऊंची जो है, आगे देखिए दुनिया का दूसरा सड़क किस देश के पास है? ये भारत के पास जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में जो है वो स्टार्ट किया है। कहाँ स्टार्ट किया गया है? लद्दाख में जो है वो स्टार्ट किया गया है। बहुत अच्छा है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये आर अश्विन जो यह बन गए हैं। तो जो होमवर्क दिया गया था, जो कि मुख्य रूप से दिया गया था, उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब इसके बाद जो कि हर दिन की भांति वीडियो के लास्ट में जो है तो क्वेश्चन पूछने का सिलसिला बना रहता है। तो क्वेश्चन करके लिए आप लोग सुन लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा आप लोग कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इसका सही जवाब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आपका शिवांगी जोशी गलत है, जो कि नौसेना की हो जाएगी। हम क्वेश्चन कुछ और पूछे हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से माध्यम से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो उनके तरफ जोश में आके आप लोग भी शिवांगी जोशी नहीं मार दीजिएगा। इसका सही जवाब कुछ और होगा, वो सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे FMSC परिवार को यूं ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं इसके अगले सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।